पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में चौहान वंश के क्षत्रिय राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के घर हुआ था। यह भारत के अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। इनका शासनकाल सन 1177 से 1192 तक रहा। पृथ्वीराज चौहान के जन्म के बाद पिता राजा सोमेश्वर चौहान ने अपने पुत्र के भविष्य फल को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया, जहां पृथ्वीराज चौहान का भविष्य फल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा। पृथ्वीराज चौहान का बचपन में बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अजमेर स्थित सरस्वती कंठावर्ण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने शिक्षा के अलावा युद्ध कला और शस्त्र विद्या भी अपने गुरु श्री राम जी से सीखी। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शोरसेनी और अभ्रंश भाषा शामिल है। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। सन 1177 में युद्ध के दौरान पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान को राज्य का अगला सम्राट घोषित किया गया। क्योंकि इस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र महज 11 वर्ष की थी, इसलिए राज्य कार्यों का भार राजमाता कर्पूर देवी ने संभाला और राज्य से जुड़े सारे फैसले कर्पूर देवी ही लेती थी। राजा बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध लड़ा और जीत हासिल की, जिसमें सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया और भंडारकों के प्रभाव को खत्म कर दिया। इसके बाद सन 1182 से 83 में महोबा पर आक्रमण कर तैमूर के युद्ध में तत्कालीन राजा परमार्दी देव चंदेल को हराया और उसके बाद सन 1187 में भीम चालुक्य को हराकर नागौर को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। पृथ्वीराज चौहान के पास बेहद मजबूत और विशाल सेना थी, जिसमें 70,000 से अधिक घुड़सवार सैनिक थे, जिनका उस समय के युद्ध के दौरान बहुत महत्व हुआ करता था। जैसे जैसे पृथ्वीराज की विजय होती गई, उनकी सेना में सैनिकों की भी वृद्धि होती गई। महान कवि चंद्र बरदाई की काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में तथा अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में निपुण थे। सन 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को हराकर वापस खदेड़ देते हैं। हार के बाद गौरी जान बचाकर अफगानिस्तान वापस चला जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान की वीरता की चर्चा पूरे भारत में होने लगती है। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध कौशल की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी, तब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और सौंदर्य के बारे में सुना, जिसके बाद वह पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करने लगी और दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। राजा जयचंद समस्त भारत पर राज करने की इच्छा रखता था, इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के बाद संयोगिता का स्वयंवर रखा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राज्य विस्तार के दौरान युद्ध जीतते जा रहे थे, वह जयचंद के लिए चुनौती थी, जिस कारण जयचंद पृथ्वीराज को नापसंद करता था और इसलिए उसने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। साथ ही उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा लगवा दी। वहीं दूसरी ओर जब संयोगिता को पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। जयचंद द्वारा द्वारपाल के तौर पर पृथ्वीराज की प्रतिमा लगवाने की सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिलती है। साथ ही संयोगिता द्वारा भेजा गया दूत उन्हें सूचित करता है कि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती है और उन्हें ही अपना वर चाहती है। स्वयंवर के समय जब संयोगिता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उसकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। तब संयोगिता मूर्ति के समीप जाती है और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती है। उसी समय घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर सभा में आते हैं और वहां मौजूद सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं,
जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। सभा में सबके सामने ये सब होने से जयचंद अपमानित महसूस करता है और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठानता है। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद गौरी को संदेश भिजवाता है वह दिल्ली पर आक्रमण करे, जिसमें जयचंद की सेना उसका साथ देगी। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी भी तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मिली हार का बदला लेने के लिए किसी मौके की तलाश में था। गौरी जयचंद की बात मानकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा सैनिक थे। गौरी अपनी सेना को 5 टुकड़ों में बांट देता है, जिसमें से 4 टुकड़ों को पृथ्वीराज चौहान की सेना हरा देती है। परंतु जब पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना का पीछा करती है, तभी 5वीं टुकड़ी पीछे से आक्रमण कर देती है, जिस कारण गौरी धोखे से जीत जाता है। जीत के बाद जयचंद गौरी को याद दिलाता है कि वो अब दिल्ली का राज्य उसे सौंप कर धन लेकर वहाँ से चला जाए, परंतु गौरी ऐसा ना करके जयचंद को देशद्रोही और गद्दार बताकर उसे मरवा देता है। इसके बाद गौरी दिल्ली का सारा धन लूट कर और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान वापस चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में गौरी की सभा में लाया जाता है, जहां गौरी पृथ्वीराज चौहान को नजरें झुकाकर उससे दया की भीख मांगने को कहता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, जिससे गौरी अपमानित महसूस करता है और गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें उड़वा देता है। ये खबर जब पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई को मिलती है, वह अपने मित्र की सहायता करने के लिए गौरी के पास जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसे ये नहीं भूलना चाहिए, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने उसे 17 बार जीवन की भीख दी थी। गौरी ये सुनकर गुस्से में चंद्रबरदाई को भी पृथ्वीराज चौहान के साथ कारागार में डलवा देता है, जहां चंद्रबरदाई को पता चलता है कि गौरी तीर अंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह जानकर चंद्रबरदाई गौरी को बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे शब्द वेदी बाण चलाने में निपुण है, लिहाजा उसे पृथ्वीराज चौहान की इस प्रतिभा को देखना चाहिए। गौरी चंद्रबरदाई की बात मान लेता है। अब पृथ्वीराज चौहान मित्र चंद्रबरदाई के साथ प्रतियोगिता स्तर पर पहुंचते हैं। चंद्रबरदाई गौरी को बोलते हैं कि जब वह पृथ्वीराज चौहान को 5 बार तीर चलाने के लिए कहेगा, तभी पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएंगे। अब चंद्रबरदाई एक कविता सुनाते हैं, जिससे पृथ्वीराज चौहान को गौरी कहाँ बैठा है उसका पता चल जाता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने के लिए कहता है, तो पृथ्वीराज चौहान गौरी की तरफ तीर चला देते हैं, जिससे गौरी वहीं मर जाता है। इस तरह पृथ्वीराज चौहान गौरी से बदला ले लेते हैं और साथ ही गौरी के सैनिकों द्वारा अपनी दुर्गति से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को मार देते हैं। और इस तरह पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज भी हर एक भारतीय पृथ्वीराज चौहान को उनकी वीरता के लिए याद करता है।